तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूरिनरी ब्लैडर कंप्लायंस। तो कंप्लायंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कंप्लायंस का लिटरल मीनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपका रूम है, आपने एक रूम लिया है और उसमें आप कितने लोगों को रख सकते हैं बिना परेशान हुए। आपने 2, 3, 4 एक कैपेसिटी होती है, पता चला 50 लोग आ गए और आप नहीं रख पा रहे हैं, आप इरिटेट हो गए। तो ये चीज़ होता है वो कंप्लायंस। तो जैसे कुछ लोग होते हैं अपने घर में 4-5 लोगों को टिका सकते हैं, कुछ लोग 20 लोगों को टिका सकते हैं, और जो लोग 100 लोगों को टिका सकते हैं उनका कंप्लायंस कैसा है? बहुत ही अच्छा, वो हाई कंप्लायंस हो गया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 लोग भी उनके घर आते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनका कंप्लायंस कैसा है? लो। तो इसको क्या बोलेंगे? लो कंप्लायंस। तो इसी तरीके से ब्लैडर होता है। ब्लैडर में कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि ये होता है उसकी एबिलिटी टू एकोमोडेट इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ यूरिन विथ मिनिमल राइज इन इंट्रावेसिकल या डेट्रूसर प्रेशर ड्यूरिंग फिलिंग। तो मतलब क्या है इसका कि जब ब्लैडर फिल कर रहे हो तो जो ब्लैडर का प्रेशर है वो ज़्यादा ना बढ़े और ब्लैडर जो है आराम से भर जाए। तो इसका पर्पस क्या है कि जैसे अगर हम ब्लैडर फिल कर रहे हैं और ब्लैडर फिल करते समय अगर ब्लैडर जो है भर रहा है और उसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो उससे होगा क्या कि ऊपर ब्लैडर के क्या रहती है? किडनी। अब किडनी अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो किडनी ऐसे हाइड्रो नेफ्रोटिक हो जाएगी, क्योंकि जब यूरिन होगा ऊपर रिफ्लक्स करेगा और रिफ्लक्स करके क्या करा देगा? CKD। तो CKD हो जाएगा। तो इसलिए जो रहता है ब्लैडर का कंप्लायंस जो रहता है वो हाई होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए। तो यूजुअली जो रहता है ब्लैडर कैसे निकालते हैं? ये होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर जो रहता है कंप्लायंस। अब हमने एक ब्लैडर लिया और उसमें यूरिन भर रहे हैं और उसका प्रेशर जो है बढ़ रहा है और फिर एक टाइम के बाद जो रहता है ब्लैडर जो है भरने के बाद यूरिन जो है लीक कर जाता है। तो जिस प्रेशर पे यूरिन लीक करता है इसको बोलते हैं DLPP। ये होता है डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर। तो इसको हम आगे देखेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम ब्लैडर कंप्लायंस की बात करें तो ब्लैडर कंप्लायंस जो रहता है नॉर्मली ब्लैडर कंप्लायंस कितना होता है? 20 ml से ज़्यादा होता है। तो यूजुअली 20 से 40 जो रहता है नॉर्मल मानते हैं, और अगर 12.5 से कम है तो उसको लो कंप्लायंस मानते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। तो अगर कंप्लायंस लो है तो क्या हाई होगा? प्रेशर हाई होगा। दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि लो कंप्लायंस कितना है? 2.5 ml पर। तो इसका मतलब रिस्क होगा ये अपर ट्रैक्ट के लिए। तो प्रेशर कितना होगा जिस पे ये रिस्क होगा? अगर DLPP की बात करें तो वो मोर देन 40 होता है, क्योंकि ये प्रेशर है तो प्रेशर की वैल्यू मोर देन 40 होती है। तो हम आगे देखते हैं कि यूजुअली जब डेट्रूसर भरता है तो उसमें 15 सेंटीमीटर 10 to 15 सेंटीमीटर जो प्रेशर चेंज आता है वो नॉर्मल होता है। थोड़ा बहुत हर इंसान जो रहता है इरिटेट होता है, कोई बहुत जो आदमी होगा बहुत ही संत होगा जिसको परेशानी नहीं होगी, थोड़ा बहुत सबको परेशानी होगी। तो ऐसे ब्लैडर को भी थोड़ा बहुत जब फिल करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है हल्का फुल्का 10 से 15। तो इतना तो नॉर्मल है, इतना चलता है। अगर हम बात करें सेफ डेट्रूसर पॉइंट प्रेशर, तो सेफ वही मैं बता रहा था कि 20 से 40 जो रहता है ब्लैडर का, यूजुअली ये जो रेंज है इसको बोलते हैं सेफ है। तो 40 से नीचे सेफ माना जाता है। अब जब डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर के टर्म में बात करेंगे तो 40 से नीचे सेफ होगा और 40 से ऊपर खतरनाक होगा। तो अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस जो रहता है क्या रहती है? उसकी प्रॉपर्टी रहती है। अब जैसे किसी इंसान की प्रॉपर्टी होती है कि वो अच्छा है बुरा है, वो उसके जन्म से होता है, वैसे ही जो रहता है ब्लैडर की कंप्लायंस की प्रॉपर्टी उसके स्ट्रक्चर से होती है। अब हम जैसा डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लैडर में बेसिकली क्या रहता है? 4 लेयर होती है। तो सबसे पहले जो लेयर होती है वो रहती है यूरोथीलियम होती है। दूसरी जो रहती है लेमिना प्रोप्रिया रहती है। तीसरी जो रहती है डेट्रूसा रहती है और चौथी जो रहती है एडवेंटिशिया प्लस सिरोसा या एडवेंटिशिया सिरोसा, एक ही चीज़ है। तो बेसिकली जो इसमें जो डेट्रूसर रहता है उसमें सैंडविच लाइक अरेंजमेंट होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है और ये भी लॉन्गिट्यूडनल मसल है, और इस लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में हमें एक गोल टिक्की मिल रही है, और ये गोल टिक्की क्या है? सर्कुलर मसल है। तो ये अरेंजमेंट रहता है ब्लैडर में कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए। दूसरा हम देख सकते हैं कि लेमिना प्रोप्रिया जो लेयर है उसमें हमें क्या दिख रहा है? कोलेजन और मायोफाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन है। तो कोलेजन जो रहता है 1 और 3 होते हैं। तो इलास्टिसिटी के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है? वो होता है 3 वाला, क्योंकि 1 मतलब क्या होता है? ONE। तो अगर इसके आगे हम B लिख देंगे तो बोन, तो बोन क्या रहता है? उतना हार्ड रहता है। तो 1 यूजुअली अगर ज़्यादा बढ़ेगा, 1 अगर कोलेजन ज़्यादा हो जाएगा तो
इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या रहता है 3 ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 1। तो फिर इसमें मायोफाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो जो रहता है ब्लैडर को प्रोवाइड कराती हैं स्ट्रेंथ। जब उसमें यूरिन आएगा तो वो स्ट्रेस हो जाती हैं। फिर सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्या रहता है डेट्रूसर मसल। तो जो डेट्रूसर मसल रहता है वो कैसा अरेंज रहता है, हेलिकली या सैंडविच लाइक रहता है, लॉन्गिट्यूडनल और फिर सर्कुलर। तो इसको हेलिकल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो इसकी मदद से वो इलास्टिसिटी उसके अंदर आता है और एक्सपेंडेबिलिटी भी आता है। फिर जो दूसरा रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो अभी जो रहता है वो बेसिकली लेमिना प्रोप्रिया में बिल्कुल नीचे रहता है। तो ये रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसका फायदा क्या रहता है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इसमें रहता है इलास्टिन प्रोटीन। तो इलास्टिन प्रोटीन रहेगा और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराएगा। फिर इलास्टिन रहता है इसमें और स्ट्रेच, अलाउ स्ट्रेच या इलास्टिसिटी। फिर कोलाजन, कोलाजन जो रहता है वो बेसिकली मैंने जैसा बताया टाइप 1 और टाइप 3 का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टाइप 3 का जो रहना चाहिए कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होना चाहिए, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा रहती है। और कोलाजन जो रहता है वो क्या करता है, इलास्टिसिटी तो पता चला स्ट्रेचिंग प्रोवाइड कर रही है लेकिन एक लिमिट तक होती है। तो जो लिमिटेशन होती है और उसको वापस रिक्वाइल करने में मदद करती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ होती है ऐसे फैल गई फिर सिकुड़ नहीं पाती है। तो रिक्वाइल और लिमिट ओवर डिस्टेंशन वो प्रॉपर्टी किससे आती है, कोलाजन से आती है। फिर अब बात करें यूरोथीलियम। यूरोथीलियम जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब जो यूरोथीलियम हम देख रहे हैं तो सबसे बाहर यही चीज़ है। अब जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसको सेंस करता है। तो ये यूरोथीलियम किसकी तरह काम करेगा, सेंसरी ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। और बेसिकली इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला होता है सबसे टॉप पे जो रहता है सुपरफिशियल सेल्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अम्ब्रेला सेल्स भी बोलते हैं। तो अम्ब्रेला सेल्स सबसे ऊपर रहता है और ये जो रहता है स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अम्ब्रेला सेल्स यूजुअली ऐसे डोम शेप्ड रहती हैं और जब इसमें यूरिन आता है तो ये फ्लैट हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं और जगह बनाती हैं यूरिन को स्टोर होने में। फिर उसके बाद जब ब्लैडर खाली होता है तो फिर अम्ब्रेला ऐसे हो जाती हैं। तो ये होता है अम्ब्रेला शेप होता है। फिर 2 से 3 लेयर की सेल्स होती है, वो होती है इंटरमीडिएट सेल्स। इनका काम बेसिकली क्या होता है, अम्ब्रेला सेल्स और जो रहता है उनको बनाने का काम होता है। और सबसे नीचे रहता है बेसल सेल्स होती है। बेसल सेल्स में जो रहता है कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो स्टेम सेल्स होती हैं और वो डिवाइड करती हैं फर्दर इंटरमीडिएट सेल्स में और इंटरमीडिएट सेल्स से फिर अम्ब्रेला सेल्स या सुपरफिशियल सेल्स में। तो इस तरीके से यूरोथीलियम जो है हमें प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाहर जो रहता है गैग की लेयर होती है, ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकन की लेयर रहती है। तो अगर हम बात करें तो यूरोथीलियम जो रहता है वो एक सेंसरी ट्रांसड्यूसर की तरह होता है। और इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें बहुत सारे जो नर्व्स होते हैं वो चीज़ इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो ये एक सेंसरी ट्रांसड्यूसर है और प्लस बेसिकली इससे होता क्या है कि डेट्रूसर का टोन मॉड्यूलेट होता है। दूसरा ये रिलीज करता है एटीपी जो कि रिक्वायर्ड होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेच अगर होगा तो 3 चीज़ें क्या क्या निकलेगा, पहला एटीपी, इसके पास जितना भी पैसा रहता है उसको जब खींच के मारते हैं यूरोथीलियम को तो दे देता है। तो पैसे के लिए क्या रहता है एटीपी, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये सब कुछ देता है यूरोथीलियम, तो इसलिए ये बोलते हैं ये पैसिव नहीं होता है। फिर आगे हम बात करें न्यूरल कंट्रोल की। तो न्यूरल कंट्रोल जो रहता है बेसिकली 2 तरीके से होता है। पहला अगर हम बात करें तो पहला क्या रहता है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन जो मोस्टली रहता है वो अंडर सिंपैथेटिक कंट्रोल होता है। और सिंपैथेटिक जो कंट्रोल होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है T11 से L2। T11 से L2 जो फाइबर होते हैं वो निकल के कहाँ जाते हैं, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन से हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स निकलती हैं और वो ब्लैडर में जाती हैं और ब्लैडर में जाकर के फिर बीटा 3 रिसेप्टर्स पे काम करती हैं और उसको फिर रिलैक्स कराती हैं। दूसरा जो रहता है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स वो निकल के कहाँ जाते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर पे। और इस इंटरनल स्फिंक्टर पे क्या होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं और फिर उसको अल्फा 1 यहाँ पे क्या कराएगी, कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। तो बीटा 3 पे काम करती है तो रिलैक्स कराती है और अल्फा 1 पे काम करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। तो इस तरह से क्या होगा, ब्लैडर में स्टोरेज होगा यूरिन का। फिर जो दूसरा रहता है वो रहता है वॉइडिंग। वॉइडिंग जो रहता है उसके लिए जो रहता है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सिबल है। और पैरासिम्पैथेटिक की सप्लाई कहाँ से होती है, S2 S3 S4। तो S2 S3 S4 से जो रहता है सबसे पहले एक नर्व जाती है प्रीगैंग्लियोनिक और वो क्या बनाती है, पेल्विक प्लेक्सस। पेल्विक प्लेक्सस से फिर पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व रहती है जो कि ब्लैडर वॉल में जाती है और काम करती है M3 रिसेप्टर्स पे
और M3 रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन काम करता है और ब्लैडर को जो रहता है कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो अब ब्लैडर यूरिन पास करता है। फिर अब बात करते हैं पुडेंडल नर्व का क्या रोल है। तो पुडेंडल नर्व जो रहता है वो एक्सोमेटिक नर्व होता है और जो बेसिकली अगर हम बात करें ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है। तो अगर स्टोर करना है यूरिन तो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कराना है ताकि रास्ता बंद रहे, तो पुडेंडल नर्व तब इसको कॉन्ट्रैक्ट कराती है। और अगर जब वॉइडिंग करना रहता है तो इसको रिलैक्स कराती है। तो इस तरीके से ये पुडेंडल नर्व कंट्रोल होता है। और पुडेंडल नर्व का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कहाँ से आता है, ओन ऑफ न्यूक्लियस से, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, वो रहता है S1 पे। और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहाँ से आते हैं, S2, S3, S4 से पुडेंडल नर्व बनता है। तो अगर न्यूरल कंट्रोल की बात करें तो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है T11 से L2 बीटा 3 रिसेप्टर से होता है। ये डेटूसा को रिलैक्स रखता है फीलिंग के लिए, जिसकी वजह से ब्लैडर का कंप्लायंस बढ़ता है। फिर अगला रहता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स कहाँ से आते हैं, S2, S3, S4 से। और कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या रहता है, मैच्योरेशन, वो स्टोरेज को इनहिबिट करता है। फिर अब बात करें सोमैटिक। सोमैटिक से आती है पुडेंडल, S2, S3, S4, ये बेसिकली कंट्रोल करता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को। फिर जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स किससे आएंगे, ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स। तो ए डेल्टा फाइबर्स जो रहते हैं वो बेसिकली जो नॉर्मल ब्लैडर फिलिंग रिस्पॉन्स होता है उसको ले जाते हैं। तो ब्लैडर फिलिंग अगर हो रहा है, जो नॉर्मल स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं वो ए डेल्टा फाइबर्स। बट अगर पेशेंट को कोई पैथोलॉजी, इन्फेक्शन या कोई और बीमारी होती है तो सी फाइबर्स जो रहते हैं अप रेगुलेट हो जाते हैं और फिर वो पेनफुल रिस्पॉन्स लेके जाते हैं। तो ये न्यूरल कंट्रोल। अब बात करें फीलिंग फेज में होता क्या है। फीलिंग फेज का मतलब क्या हुआ, स्टोरेज फेज, जिसमें किसको एक्टिवेट चाहिए, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो होता क्या है कि नॉर्मल जब ब्लैडर फिलिंग होती है तो क्या होता है, पहले जब ब्लैडर में 0 रहेगा, बाई चांस 0 ml है, तो फिर उससे क्या होगा 400 ml यूरिन हो जाएगा, तो लार्जर वॉल्यूम चेंज होगा। तो लार्जर वॉल्यूम चेंज होता है। अब ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसके रिस्पॉन्स में जो प्रेशर चेंज होता है वो कितना होना चाहिए, नेग्लेजिबल। तो नियरली कितना चेंज होता है, लेस देन 0 to, अगर हम बात करें डेटूसर का प्रेशर कितना होता है, 0 से 15 के बीच में चेंज होता है, तो वो नॉर्मल रहता है। तो अगर लो प्रेशर जो रहता है लेस देन 15, उतना हमें मेंटेन करना चाहिए, लेस देन 15 थ्रू आउट द स्टोरेज, ये हमारा टारगेट रहता है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि रिफ्लक्स नहीं होगा। रिफ्लक्स नहीं होगा तो फिर यूरोवेसाइकल जंक्शन से यूरिन ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए कई बार यूरोवेसाइकल जंक्शन भी ऐसे ऑब्लिकली एंटर करता है। तो इस तरीके से अगर वो सीधा अगर एंटर करेगा तो रिफ्लक्स होगा। तो ऑब्लिक इंसर्शन भी जो रहता है वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट रिफ्लक्स के। फिर अगर बाई चांस अगर ब्लैडर का कंप्लायंस अगर बिगड़ गया है, कंप्लायंस कैसे बिगड़ेगा, कंप्लायंस के जो फैक्टर थे क्या रहता है, डेटूसर मसल। अगर डेटूसर मसल में कोई डिजीज हो जाए, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, कोलाजन जो है 1 बढ़ सकता है। फिर पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है। सिस्टाइटिस किस वजह से हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, या जो यहाँ पे नर्व जा रही है, नर्व में कोई प्रॉब्लम हो, तो इन 2 वजह से कंप्लायंस चला जाएगा। अगर कंप्लायंस चला जाएगा तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो प्रेशर होगा वो बढ़ने लगेगा और किडनी जो होगी वो डैमेज हो जाएगी। तो ऐसे ब्लैडर को बोलते हैं अनसेफ ब्लैडर। तो नॉर्मल कंप्लायंस किस पर डिपेंड होता है, अभी डिस्कस किए थे। पहला डेट्रूसर वॉल इलास्टिसिटी, दूसरा न्यूरल कंट्रोल पे। फिर जो तीसरा जो रहता है यूरोथीलियल बफरिंग। यूरोथीलियल बफरिंग जो अभी बताया कि यूरोथीलियल क्या सीक्रेट करता है, स्ट्रेच होने पर एटीपी, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो वो क्या करते हैं, यूरोथीलियम जो सीक्रेट करता है एटीपी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड स्ट्रेच होने पे। तो ये एक तरीके से प्रिवेंटिव होते हैं और जो रहता है ज़्यादा ब्लैडर को एक्टिवेट नहीं होने देते थे और रिड्यूसेस एफरेंट एक्टिवेशन। फिर जो चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो फाइब्रोसिस भी नहीं होगी और ब्लैडर में स्टिफनिंग नहीं होगी। तो अगर हम बात करें लो ब्लैडर कंप्लायंस का, तो लो ब्लैडर कंप्लायंस का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया, ब्लैडर को भरना चालू किया और ब्लैडर को भरना चालू किया, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 400 हो गया। तो जब ये ब्लैडर का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ये प्रेशर जो रहता है नॉर्मली, अगर थ्रू आउट द फिलिंग अगर कांस्टेंट रहता है 15, यूजुअली हम मानते हैं कि 15 से कम होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से कम होना चाहिए, तो ये एक नॉर्मल कंप्लायंस ब्लैडर है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ और प्रेशर जो बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो इसको बोलते हैं, ये साइड प्रेशर है तो प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे फीलिंग बढ़ रही है उससे और बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं लो कंप्लायंट ब्लैडर। तो अब यही चीज़ यहाँ भी है कि ये फीलिंग हो रहा है और ये नॉर्मल कंप्लायंट और ये लो कंप्लायंट।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक स्टीप राइज हो रहा है, धीरे 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 हो रहा है, और प्रेशर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। तो यही होता है लो कंप्लायंस। अगर ये डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी होता तो सडन बढ़ता, सडन। तो यही इस चीज को डिफरेंशिएट करता है लो कंप्लायंस और डेट्रूसर से। तो अगर हम बात करें लो कंप्लायंस ब्लैडर का, तो ये होता है स्टीप राइज इन डेट्रूसर प्रेशर। तो पहला किसमें बढ़ रहा है? डेट्रूसर प्रेशर। कब? ड्यूरिंग फिलिंग। और कैसे? ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम इंक्रीमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि थोड़ा भी अगर डेल्टा वी बाई डेल्टा पी होता है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा पी होता है, तो अगर थोड़ा भी प्रेशर जो है बढ़ रहा है, अगर जैसे वॉल्यूम जो है 10 ml बढ़ा तो प्रेशर कितना हो गया? 20 mm बढ़ गया। तो थोड़ा भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम डालने में ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये लो कंप्लायंस ब्लैडर होता है। और ये बेसिकली क्या होता है? जो मेन 3 चीज़ें मैंने बताई थी। पहला, डेट्रूसर मसल में फाइब्रोसिस हो जाए, स्ट्रक्चरल फाइब्रोसिस, और वो क्यों हो सकता है? कोलेजन डिपोजिशन की वजह से, स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी की वजह से। दूसरा, न्यूरल डिसरेगुलेशन। न्यूरल डिसरेगुलेशन क्यों हो सकता है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक इनिवेशन जो हो रहा है वो चला जाए, तो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक इनिवेशन। फिर जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्योंकि हम ऊपर पढ़ रहे थे कि एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन उस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में होता है जो नॉर्मल कंप्लायंस को डिटरमाइन करता है। तो पहला तो हो गया डेट्रूसर वॉल एक्टिविटी, दूसरा यूरोथेलियल बफरिंग, तीसरा नर्व। जो चौथा रहता है एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो अगर इन्फ्लेमेशन है पेशेंट को, चाहे इन रेडिएशन की वजह से, चाहे इन्फेक्शन की वजह से, चाहे केमिकल की वजह से, तो उसका कंप्लायंस चला जाता है। तो इसके कॉजेज क्या होते हैं पेशेंट को? अगर नर्व जाने के कॉज क्या होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, या पेशेंट को माइलोमेलिंगोसील है, या टी थर्ड कॉर्ड है, तो ऐसे केसेस में चला जाता है। फिर दूसरा जो रहता है इन्फ्लेमेशन का कॉजेज क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल साइटिस हो, रेडिएशन सिस्टाइटिस हो, या ट्यूबरक्लोसिस हो, तो ऐसे केसेस में हो सकता है। या जो नर्व किस वजह से चला जाए? पेल्विक सर्जरी की वजह से। तो ये तो न्यूरोजेनिक हो गया, इन्फ्लेमेटरी, इन्फेक्टिव, एट्रोजेनिक। फिर एक कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर पेशेंट को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन जैसे ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन या पीयू वाल्व है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है? यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। तो ऐसे केसेस में भी ब्लैडर का कंप्लायंस धीरे धीरे विद ओवर द टाइम कम हो जाता है। और ये पहले क्या होता है? ब्लैडर पहले इसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो इनिशियली जो ब्लैडर रहता है ओवर एक्टिव होता है, ओवर एक्टिव होगा। इसको ओवरकम करने के बाद एक टाइम के बाद ब्लैडर जो है थक जाता है, थक के फिर अंडर एक्टिव हो जाता है। तो ये जो रहता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बहुत लेट प्रेजेंट करता है। फिर अगर हम बात करें क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं पुअर कंप्लायंस की वजह से, तो पुअर कंप्लायंस कब बोलेंगे? जब जब प्रेशर कितना 12.5 सेंटीमीटर पर वाटर जो रहता है उससे कम रहता है, तो पुअर कंप्लायंस बोलते हैं। तो अगर जो प्रेशर है वो 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा रहता है, तो ऐसे केसेस में बोलते हैं पुअर कंप्लायंस। इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? VUR। अब VUR होगा तो पेशेंट को डेवलप होगा हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से पेशेंट को अपर ट्रैक्ट डिटोरिएट होगा, CKD हो सकता है, और पेशेंट को जो रहता है यूरिन लीक करता है और इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो यूरोडायनेमिकली अगर हम बात करें तो कब इसको मेजर करते हैं लो कंप्लायंस को? तो यूजुअली हम इसको कंप्लायंस की जब बात करते हैं तो कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस जब ब्लैडर भर रहे होते हैं तो वॉल्यूम जब बढ़ा रहे होते हैं तो उस समय प्रेशर देखते हैं। तो बेसिकली किस फेज में करेंगे हम लोग इसको? फिलिंग फेज में। तो जब फिलिंग सिस्टोमेट्री, मतलब फिलिंग सिस्टोमेट्री जब यूडीएस में करते हैं तब करते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर होता है। और ये कब से कैलकुलेट करते हैं? जब फर्स्ट डिजायर टू वर्ड आ जाता है और मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी, तब से लेकर तब तक काउंट करते हैं। तो फर्स्ट डिजायर टू वॉइड से लेके मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी तक जो रहता है उसको बोलते हैं कंप्लायंस। शुरू से लेके लास्ट तक नहीं होता है, फर्स्ट डिजायर टू वॉइड से लेके मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक। तो फर्स्ट डिजायर टू वॉइड यूजुअली 150 ml पे आता है, और मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी जो रहता है यूजुअली 400 to 500 ml होता है। तो अगर हम बात करें तो 150 ml से लेके 500 के बीच में जो हम मेजर करते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर, वो रहता है कंप्लायंस। फिर अगर हम बात करें कि अगर हमें प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो है फ्लैट दिख रहा है, जैसा हमने देखा था ग्राफ में, अगर ये फ्लैट दिख रहा है तो फ्लैट दिख रहा है तो क्या मतलब होता है? नॉर्मल होता है, या ब्लैडर का कंप्लायंस बहुत ही अच्छा है, हाई कंप्लायंस का है। अगर वो स्टीप दिख रहा है तो स्टीप का मतलब ऐसे राइजिंग कर्व है, तो क्या होगा? पुअर कंप्लायंस। फिर अगर प्रेशर तुरंत बढ़ रहा है, अर्ली प्रेशर राइज है, तो इसका मतलब क्या होता है? ब्लैडर अनसेफ रहता है। और जैसा मैंने बताया था डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर मोर देन 40 तो रिस्क ऑफ रीनल इंजरी रहती है। तो कंप्लायंस और डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी में डिफरेंस कैसे करते हैं? अगर प्रेशर राइज अगर स्टेडी है, जैसा हमने ग्राफ में डिस्कस किया था, स्टेडी है, तो ये पुअर कंप्लायंस होता है। जबकि डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी में फिजिक और अब्रप्ट होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ये ग्राफ है तो इसमें
एक स्टेडी राइज है, तो ये लो कंप्लायंस ब्लैडर है। जबकि इसमें क्या है, ये बीच में उठा, फिर नीचे बैठा, ऊपर नीचे बैठा, तो ये जो रहता है ऊपर नीचे जो रहता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग टाइप का ग्राफ रहता है। और ये जो ग्राफ है वो स्टीप टाइप का। तो पुअर कंप्लायंस में स्टेडी और स्टीप मिलता है, जबकि इसमें ऑसिलेटिंग रहता है और फिजिक अब्रप्ट। अब पुअर कंप्लायंस में होगा क्या, पुअर कंप्लायंस में ये डेट्रूसर जो मसल है उसमें फाइब्रोसिस होगी, वो बहुत स्टिफ हो गया, वॉल खराब हो गया, दूसरा नर्व खराब हो गया। जबकि डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी में क्या होता है, डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी में जो सब कुछ ठीक है, बस डेट्रूसर जो है ज्यादा कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो इजिली क्या है, प्रेशर ज्यादा है। तो अगर प्रेशर ज्यादा रहता है तो मतलब क्या है, प्रेशर और कौन ज्यादा करता है मिक्सचुरेशन के लिए, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक किससे काम करता है, मस्करेनिक से। तो प्रेशर कम करने के लिए हमें क्या देना होगा, एंटी मस्करेनिक। तो दोनों केसेस में जो ड्रग होगी वो क्या होगी, एंटी मस्करेनिक्स। तो एंटी मस्करेनिक्स देंगे। फिर अगर पुअर कंप्लायंस है, पुअर कंप्लायंस रहता है कई बार, तो हम बोटॉक्स भी ट्राई कर सकते हैं पुअर कंप्लायंस के केस में। फिर ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, और डेटोसर ओवर एक्टिविटी है तो न्यूरो मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। तो फिर अगर हम बात करें बोटॉक्स, तो बोटॉक्स जो रहता है वो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोक देता है। तो जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का जब रिलीज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो ब्लैडर का कंप्लायंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें डीएलपीपी, जो हम इतना डिस्कस कर रहे थे, डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर, तो इसको अगर हम समझें कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर अगर हम पढ़ रहे हैं, तो अगर ये वॉल्यूम जो है, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर, तो अगर ये हमने ब्लैडर फिल करना स्टार्ट किया और इसमें जो है ब्लैडर लीक नहीं किया, ब्लैडर लीक नहीं कर रहा है, आराम से कंप्लायंस है, तो इसमें क्या होगा, डीएलपीपी। तो नॉर्मल डीएलपीपी क्या होगा, नॉर्मल डीएलपीपी कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर ब्लैडर से लीक हो रहा है तो दैट इज एन अबनॉर्मल फाइंडिंग। तो जो डीएलपीपी है, तो यूजुअली अब ये प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, अब ये प्रेशर कहाँ पहुंचा, जिस प्रेशर पे यूरिन लीक हो जाता है उसको बोलते हैं लीक पॉइंट प्रेशर या डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर। तो ये एक तरीके से, अगर डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर क्या है, एक तरीके का क्या है, प्रेशर ग्राफ से निकालने, तो ये प्रेशर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ब्लैडर का कंप्लायंस लो है। तो लो कंप्लायंस ब्लैडर में हाई डीएलपीपी रहेगा। तो दोनों का मतलब सेम है क्लिनिकली अगर देखा जाए तो, बट अगर वैसे देखा जाए तो डिफरेंट रहता है, वो डिस्कस करेंगे। तो लोएस्ट डेट्रूसर प्रेशर जिस पे लीकेज होता है विदाउट डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन, बिना डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन के, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर जो रहता है उसके वजह से भी यूरिन लीक हो सकता है। तो विदाउट डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन के, अगर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट बिना किए अगर यूरिन लीक हो रहा है तो लीकेज, तो उसको बोलते हैं डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर। और अगर लीक पॉइंट प्रेशर 40 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो होता क्या है कि किडनी डैमेज के चांसेस रहते हैं। तो ये स्पेशली किस में इंपॉर्टेंट है, पीडियाट्रिक जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर होते हैं जिनमें स्पाइना बाइफिडा होता है, उस केसेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि ब्लैडर सेफ है या अनसेफ है। तो फिर अगर हम बात करें कि कैसे करते हैं, नॉर्मल ब्लैडर का कंप्लायंस कैसा रहता है, नॉर्मल टू हाई रहता है। तो ऐसे केस में स्टोरेज कैसा रहता है, सेफ रहता है। और अदर केसेस जितनी बीमारियां होती है उसमें कंप्लायंस क्या होता है, कम हो जाता है। और कम हो जाता है तो रिस्क हो जाता है अपर ट्रैक्ट का। जैसे रेडिएशन सिस्टाइटिस होगा तो उसमें ब्लैडर कैसा रहता है, फाइब्रोटिक और स्टिफ। तो अगर न्यूरल कॉज होता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, तो उसमें कंप्लायंस थोड़ा घटता है। बट अगर ब्लैडर के वॉल में ही कोई पैथोलॉजी हो जाती है, चाहे रेडिएशन सिस्टाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें कंप्लायंस और ज्यादा कम हो जाता है और वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है, फाइब्रोटिक होने की वजह से या थिम्बल ब्लैडर होने की वजह से। अगर क्रोनिक ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तब जाकर कंप्लायंस कम होता है, क्योंकि इनिशियली ओवर एक्टिविटी होती है, फिर बाद में जाके अंडर एक्टिविटी होती है। तो ये होता है क्यों, क्योंकि शुरुआत में मसल जो रहती है हाइपरट्रॉफी करती है ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए, फिर ओवर द टाइम पीरियड उसमें फिर फाइब्रोसिस हो जाता है और उसको वो ओवरकम नहीं कर पाती है। तो पुअर कंप्लायंस को मैनेज कैसे करें, पुअर कंप्लायंस को मैनेज करने के लिए हमें बिहेवियरल मेजर अपनाने चाहिए। जैसे घड़ी के हिसाब से हमें बाथरूम जाना चाहिए, 6 बजे चले गए, फिर 7 बजे चले गए, 8 बजे चले गए, ऐसे करके। फिर डबल वॉइडिंग होना चाहिए, एक बार यूरिन गए तो दोबारा थोड़ी देर बाद जाना चाहिए, और ज्यादा पानी रात को नहीं पीना चाहिए। तो ये चीज रहता है। अगर हम मेडिकल थेरेपी की बात करें तो हमने डिस्कस किया M3 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा 3। तो ब्लैडर पे M3 और बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, बीटा 3 रिसेप्टर्स अगर एगोनिस्ट देंगे, एक्चुअली यूरिन को पास कराने के लिए क्या होता है, पैरासिम्पेथेटिक जो रहता है ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो एक तरीके से ब्लैडर का प्रेशर बढ़ा रहा है। और यही सेम काम क्या होता है डीएलपीपी में होता है, डीएलपीपी या लो कंप्लायंस में। तो उसमें क्या रहता है कि अगर डीएलपीपी या लो कंप्लायंस में प्रेशर ज्यादा है तो उसको कम करना है। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, कोई रिलैक्सेंट देना पड़ेगा। तो डेट्रूसर को रिलैक्स कौन करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या रहता है, बीटा 3 एगोनिस्ट। और बीटा 3 एगोनिस्ट कौन सा रहेगा, मीरा बैकग्राउंड।
फिर अब इसको मीरा बैकग्राउंड को फर्स्ट लाइन की तरह यूज करते हैं और कई बार एडजंक्ट की तरह। दूसरा हम लोग जो रहता है M3 रिसेप्टर जो रहते हैं क्या रहते हैं, पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। तो पैरासिम्पेथेटिक अगर ब्लॉक कर देंगे तो उससे डेटूसर का टोन कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, कंप्लायंस इंप्रूव हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एंटी मस्करेनिक यूज करेंगे। फिर जो तीसरा रहता है बोटॉक्स। बोटॉक्स जो रहता है क्या करता है, एसिटाइल कोलिन की रिलीज को रोक देता है। ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं रिफ्रैक्टरी न्यूरोजेनिक ब्लैडर में केस में। तो कैसे काम करता है, बोटॉक्स जो रहता है उसके दो पार्ट हो रहते हैं। एक पार्ट रहता है हैवी चेन, दूसरा रहता है लाइट चेन। तो हैवी चेन और लाइट चेन जब हमने दबा दिया तो ये जाता है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर चला जाता है। फिर सेल के अंदर जाने के बाद ये साइटोसोल से फिर और अंदर चला जाता है, फिर उसका डिसोसिएशन हो जाता है दो पार्ट में। हैवी चेन अलग हो जाता है, लाइट चेन अलग हो जाता है। फिर लाइट चेन वापस जो है साइटोसोल में आता है और फिर बाइंड करता है स्नैप 25 से। और स्नैप 25 से जब ये बाइंड करता है तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये सिंटैक्सिन इससे जो है डिसोसिएट हो जाएगा। तो फिर होगा क्या, ये जो वेसाइकल है, वेसाइकल से जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन वो रिलीज नहीं हो पाता है। तो ये बेसिकली स्नैप 25 पे बाइंड करता है। तो फिर और दवा के बाद हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर किस पे काम करेंगे, रिसेप्टर पे काम करेंगे और स्पेशली किस पे काम आएंगे, डीएसडी। और डीएसडी किस में हो रहा था, हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक वाला जो प्रॉब्लम था स्पाइनल वाले में, स्पाइनल प्रॉब्लम रहता है तब। तो ऐसे केसेस में यूज करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो वर्डिंग प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। फिर हम लोग पेशेंट को सीआईसी समझा सकते हैं। सीआईसी में क्या होता है, क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। और इसमें बार बार कैथेटर डालेंगे तो उससे ओवर डिस्टेंशन जो होगा उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कोई रेजिडुअल वॉल्यूम होगा उसको कम कर सकते हैं, ब्लैडर प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर में। फिर अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें कि ब्लैडर का कंप्लायंस लो है या न्यूरोजेनिक ब्लैडर है। तो अगर ब्लैडर जो है स्मॉल हो गया है, छोटा सा ब्लैडर है और जो रहता है मेडिकल थेरेपी हमने देख लिया है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी कंप्लायंस नहीं है, नॉन कंप्लायंट है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि पेशेंट ब्लैडर को ऑगमेंट कर दें। इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी। और ऑगमेंट किससे करते हैं, आइलियम से, तो इसलिए इसको बोलते हैं आइलियोसिस्टोप्लास्टी। अब जो ब्लैडर की वॉल है एकदम ऑगमेंट करने लायक नहीं है, पूरा फाइब्रोसिस हो गया है, सीवियरली डैमेज्ड है, नॉन फंक्शनल है, जो भी थोड़ा बहुत एकदम बेकार है। तो पूरा ब्लैडर निकाल देते हैं और पेशेंट को डाइवर्जन पे रख देते हैं, दोनों यूरेटर जो है बाहर निकाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं आइडियल कंड्यू। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, हम नया ब्लैडर बनाएंगे, दैट इज न्यू ब्लैडर। तो ये सब ऑप्शन रहते हैं। तीसरा, अगर कोई न्यूरोजेनिक ब्लैडर है जिसमें हम लोग डीएलपीपी स्कोरिंग करते हैं टू डिसाइड द सेफ और अनसेफ ब्लैडर। अब अनसेफ ब्लैडर आया तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें जल्दी ही ऑगमेंटेशन सर्जरी करना है। या अगर ऑगमेंटेशन सर्जरी नहीं झेल पा रहा है तो मिट्रोफेनॉफ स्टोमा देते हैं, जिसमें हम लोग अपेंडिक्स यूज करते हैं, अपेंडिक्स को ऐसे ब्लैडर्स कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम लोग सीआईसी के लिए यूज कर सकते हैं। तो फॉलोअप में कैसे रखना है पेशेंट को, हम लोग यूरोडायनेमिक्स जो रहता है रेगुलर इंटरवल पे कराते रहेंगे। फिर होगा क्या कि प्रेशर बढ़ता है तो किडनी खराब होती है, इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है और क्रिएटिनिन कराना बहुत जरूरी है। फिर अगर कोई न्यूरोजेनिक या वॉल ब्लैडर का पेशेंट है तो ऐसे केस में हमें पूरी जिंदगी सर्विलांस करना होता है, लाइफ लॉन्ग सर्विलांस, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। और लाइफ लॉन्ग सर्विलांस करके हम करना क्या चाहते हैं, जो उसका स्टोरेज का प्रेशर है उसको कम रखना चाहते हैं, लो प्रेशर स्टोरेज, जिससे कि उसका अपर ट्रैक्ट सेफ रहे। तो अभी जो नया नया कुछ कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अगर हम बात करें मीरा बैकग्राउंड, तो मीरा बैकग्राउंड को पहले एडजंक्ट लेते थे, अब जो रहता है फर्स्ट लाइन की तरह भी यूज किया जाता है इन केस ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। फिर दूसरा जो रहता है बोटॉक्स भी यूज करते हैं हम लोग, उसको 300 यूनिट यूज करते हैं बोटॉक्स, 300 यूनिट, और बेसिकली हम लोग यूज करते हैं डेटूसर में। तो इसके वजह से क्या होता है, कंप्लायंस जो है 3 गुना बढ़ जाता है बोटॉक्स यूज करने से। तो कंप्लायंस अगर कम है तो बोटॉक्स यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई फीटस है तो अगर उसमें माइलोमेनिंगोसील है तो ये प्रूव हो चुका है कि अगर अर्ली फिटल रिपेयर किया हमने माइलोमेनिंगोसील का तो उससे क्या होता है, पोस्ट नेटल कंप्लायंस जो ब्लैडर का होता है काफी अच्छा रहता है। फिर उसके बाद एमआरआई का भी यूज किया जाने लगा है कंप्लायंस इमेजिंग के लिए। फिर टिश्यू इंजीनियरिंग की मदद से हम जो है ब्लैडर को कोशिश कर रहे हैं रीजनरेट करने की यूजिंग द ए सेलुलर मैट्रिक्स स्कैफोल्ड। फिर उसके बाद है अभी कुछ टाइम जो स्टडी करने के बाद पता चला है कि जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लैडर में भी इंपॉर्टेंट, अभी तक वो प्रोस्टेट कैंसर में इंपॉर्टेंट थे, अब वो एंड्रोजन रिसेप्टर जो है ब्लैडर वॉल की इलास्टिसिटी और कंप्लायंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर जो यूरोडायनेमिक्स है जो कि जिसका इंटरप्रिटेशन इतना
कठिन होता है। अब उसको क्या किया जा रहा है, पूरा यूरोडायनेमिक्स जो रहता है उसको एआई को सिखाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं डीप मशीन लर्निंग। और एआई को जब सिखा देंगे तो उससे क्या होगा, जो रिपोर्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देगा पुअर कंप्लायंस है ब्लैडर का कि नहीं। तो मशीन लर्निंग यूरोडायनेमिक्स जो है अंडर डेवलपमेंट है। फिर अगर हम आगे बात करें कि ओवरऑल क्या होता है, नॉर्मल कंप्लायंस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। तो नॉर्मल जो रहता है वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, यूजुअली 20 से 40 के बीच में जो रहता है आइडियली मानते हैं। अगर किसी का 12.5 से कम है तो लो कंप्लायंस होता है। तो यूजुअली जो रहता है इसका अपर लिमिट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हाई कंप्लायंस होता है तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, लो कंप्लायंस ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो लो कंप्लायंस जो रहता है यूजुअली 12.5 ml पर सेंटीमीटर से नीचे मानते हैं, और बेसिकली जो रहता है कंप्लायंस 20 से ऊपर ही होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें नॉर्मल जो फ्लैट है, हमने ग्राफ देखा था, नॉर्मल ग्राफ फ्लैट होना चाहिए, जबकि पैथोलॉजिकल अगर स्टिफ है तो पैथोलॉजिकल। वॉल की बात करें तो टाइप 3 कोलेजन जो रहना चाहिए ज़्यादा रहना चाहिए, और इलास्टिन ज़्यादा रहना चाहिए। फिर उसके बाद अगर पैथोलॉजिकल वॉल होगी तो उसमें टाइप 1 कोलेजन ज़्यादा हो जाएगा और फाइब्रोसिस ज़्यादा होगी। न्यूरल टोन की बात करें तो बीटा 3 जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको रिलैक्स रखना चाहिए, बट अगर पैथोलॉजिकल की बात करें तो सिंपैथेटिक लॉस होगा या सी फाइबर अगर बढ़ जाएंगे तो ऐसे केस में पैथोलॉजिकल हो जाता है। फिर अगर डीएलपीपी 40 सेंटीमीटर से वाटर से ज़्यादा है तो ऐसे केस में क्या होता है, वो अनसेफ हो जाता है। और अगर नॉर्मल ब्लैडर है तो उसमें एक्चुअली में अगर सब कुछ ठीक है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर पैथोलॉजिकल है तो हम लोग सीआईसी करते हैं, साथ में ड्रग देने की कोशिश करते हैं, और इन केस ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन वी नीड टू ऑगमेंट द ब्लैडर।